और जो हालात हैं उन्हीं के हिसाब से देखिए, सबसे पहले तो मैं एक खराजी अक़ीदत उन लोगों को देना चाहूँगा। 43-44 लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। पुलिस वाले एक साहब थे रतन लाल, वो नौजवान भी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। और इसके अलावा एक हमारा आईबी का एक यंग अफसर था, ठीक है, वो भी अपनी जान से हाथ धो चुका है। आप ये देखिए कि कितने लोग, और इनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 43 लोग मारे गए और दोनों तरफ से हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम देखना बिल्कुल एक जिहालत की बात होगी। इसमें एक हिंदुस्तानी, एक इंसान मारा गया है। और कुछ तो लोग ऐसे होंगे, कुछ फैमिलीज ऐसी होंगी, कमाने वाला एक ही होगा। क्या हालत है, एक मातम मचा हुआ होगा यहाँ। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा बुरा हुआ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ज़ख्मी हैं, उनमें से अल्लाह उनको सेहत याब कर दे। तो मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से ये है कि उस इलाके में अब हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अब हमें वी हैव टू लुक फॉर द वे अहेड। वो वे अहेड क्या है कि जो लोग ज़ख्मी हैं या जिनके पास कर्फ्यू की वजह से खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, फूड पैकेट्स भिजवाएं, वहाँ पे दूध भिजवाएं, बच्चों के सेरेलैक छोटी चीज़ें हैं, दवाएं भिजवाएं। मेरे ख्याल से वक्त की अहम तरीन ज़रूरत यह है, और ये चीज़ें उन तक पहुँच जाएं। तो मैं आपके चैनल से भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनली खुद जाएं वहाँ पर, जितनी मदद कर सकते हैं करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम हमेशा से ही इस तरह से रहते चले आए हैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। मैं कहूँगा जैसे नाखून से गोश्त अलग नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जिस तरह से सियासतदानों ने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की सियासत बना रखी है, किसी का कोई वोट बैंक है, किसी का कोई वोट बैंक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो आम इंसान है वो बेचारा मारा जाता है। अब मैं कहना चाहूँगा, जो हिंदू मुस्लिम एकता है हमारे मुल्क के अंदर, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ये दंगे होते चले आए हैं, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से होते चले आए हैं। मुझे याद है कि 1857 में बहादुर शाह जफ़र, तांतियाँ टोपे और ये सारा जब ये मूवमेंट चला था, हिंदू मुस्लिम ऐसे थे, पता नहीं चलता था, पोशाक से भी नहीं पता चलता। लेकिन फिरोज बख्श साहब, यहाँ तो इल्ज़ाम तराशी का दौर लगातार जारी है। कोई कह रहा है कि कपिल मिश्रा के बयान इसके लिए जिम्मेदार हैं, कोई कह रहा है ताहिर हुसैन की बात इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, ऐसा है, ये वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, या वो जो है ओवैसी बिरादरान हो, कोई भी हो, ठीक है, जो भी है, अगर कोई इस तरह का इंसेंडियरी कोई स्पीच देता है या प्रोवोकिंग कोई कमेंट करता है जिससे हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की सालमियत को फ़र्क पड़ता है, आप देखिए ये इन्हीं भड़काऊ बयानों की वजह से, तकारीर की वजह से, और बहुत से देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर भी ऐसे हैं दोनों तरफ, मुसलमानों में भी हिंदुओं में भी। व्हाट्सएप पे आपके पास आ रही होंगी तकारीर उनकी, बिल्कुल सही, वो भी मतलब मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं। मैं आखिर में एक बात कह के अपनी बात को पूरा करूँगा। देखिए, पहले भी मैंने इसी चैनल से ये बात कही थी कि मुसलमान जो कौम है वो अल्लाह से डरती है, और ये जो डराया जा रहा है कि NPR से डरो, CAA से डरो, CAA का तो वो लेना देना है ही नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है, या फिर NRC से डरो। तो वज़ीर आज़म ने बबांगे दहल एक बहुत बड़ी रैली में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में कह दिया था कि NRC का तो ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ। दानिश इकबाल साहब, ये लिस्टें बनेंगी, पर एक बात कह के मैं बात को पूरा करता हूँ, ये लिस्टें बनेंगी, बन के अलमारियों में जाएंगी, किसी के वोटिंग राइट्स खत्म नहीं होने वाले, किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा, कोई डिटेंशन कैंप में नहीं जाएगा, किसी के साथ दूसरे शहरी का सलूक नहीं किया जाएगा। खामखाई की अफवाहों में हम लोग फंस रहे हैं, इन अफवाहों से बाहर आइए। और मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि शाहीन बाग में जो हमारी खवातीन बैठी हुई हैं इतने दिन से, उनको भी तकलीफ है, और जो लोग सड़क का इस्तेमाल करते हैं उनको भी तकलीफ है। सरकार की तरफ से कोई सीनियर लीडर जाए, चाहे वो रविशंकर प्रसाद जी हों या हमारे होम मिनिस्टर हों या मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हों, मैं उनके साथ जाने को तैयार हूं, और एक बार प्यार मोहब्बत से इनको समझा दिया जाए, सड़क उसी वक्त 1 घंटे में खाली हो जाएगी। दानिश इकबाल साहब, आखिर भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? क्यों कोई अपना नुमाइंदा वो नहीं भेज पा रही? क्योंकि जो मुजाहिरीन हैं उनका लगातार ये कहना है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा है, चाहे बीच में हमने ये भी देखा कि वजारत दाखिला की तरफ से ये कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वजह क्या है, बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी फिरोज भाई ने कहा कि जो है जहाँ पे दंगा हुआ है, दंगा पीड़ितों की जो सहयोग और मदद की जरूरत है, निश्चित तौर पर हम सबको जो है उनके लिए मदद करनी चाहिए। उसी के साथ साथ मैं एक और अहम बात कहूँगा कि जो दंगा हुआ है, आज हम सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं। आज हम ऐसे नतीजे हैं कि हम लोग वहाँ पे जो है शांति, अमन और मदद की अपील कर रहे हैं। तो उसका जो कारण है अफवाह,
गुमराही और रूमर्स, तो हम सबको जो है आज इस चैनल के माध्यम से एक और दानिश संदेश भी इकबाल देना साहब, चाहिए मेरा सवाल था कि rumors नुमाइंदा और क्यों नहीं अफवाहों भेज रही को भी दूर सरकार? रखना चाहिए। उसके बाद मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ हाँ। कि रूमर्स, अफवाह और गुमराही को भी जो है हम सबको एक मंच से जो है इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि अब जो है कोई गुमराही में ना जाए, कोई अफवाहें ना हो और ना किसी प्रकार का कोई रूमर्स चला जाए, ताकि फिर दोबारा कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अब जहां तक बात है शाहीन बाग के लोगों से बात करने की, देखिए 1 महीना से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देश के जिम्मेदार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि शाहीन बाग के लोग आए, हम सब उनसे बात करने को तैयार हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनको हम निमंत्रण देते हैं। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि आप एक डेलीगेशन बनाइए और हमारे कार्यालय से समय लीजिए, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, उसके बाद पूरी की पूरी लौ लश्कर 5000 से ज्यादा लोग शाहीन बाग में जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो एक प्रदर्शन के तहत जो है अमित शाह जी के घर जाने का प्रयास किया। देखिए शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है उसको समझना पड़ेगा। ना वहां पे कोई दिशा है, ना कोई दशा है, ना कोई नीति है, ना कोई उनकी मांग है, ना कोई उनके अंदर से कोई नेतृत्व है। देखिए सरकार बात करे तो किससे बात करे, कोई तो नेतृत्व होना चाहिए ना। उनकी मांग क्या है, आज तक अभी तक मांग समझ में नहीं आई। उनका ये कहना है, जहां तक उनसे बात होती है, जो लोग उनके आते हैं चैनल पे, वो कहते हैं आर्टिकल 14 का वायलेशन है, हम उसके बिना पे जो है चाहते हैं कि ये कानून को वापस ले लिया जाए। देखिए समझने की बात यह है कि आर्टिकल 14 का जो वायलेशन होता है, जो कानून है, वो जो संविधान है, वो देश के लिए है, देश के बनाए गए कानून के लिए है, देश के नागरिकों पे लागू होता है। ये जो कानून है CAA का, ये कानून जो है बाहर से आने वाले लोगों के लिए। एक बात, दूसरी बात, जो विपक्ष पार्टियां हैं उनका स्टैंड क्या है। अंसारी भाई एक बात बताइए मुझे आप, अगर ये काला कानून है CAA, अगर ये कानून हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और यहां के भाईचारगी के खिलाफ है, तो मैं पूछना चाहता हूं जो यहां के अपोजिशन है उनका क्या स्टैंड है और उनकी कितनी गंभीरता है इस कानून के खिलाफ, कितनी संजीदगी है। आज तक एक भी डेलीगेशन ने प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त नहीं लिया, मिलने नहीं गए, गृह मंत्री से मिलने का वक्त नहीं लिया, मिलने नहीं गए। पार्लियामेंट में लगातार 2-2, 3-3 दिन तक इस पे पूरी की पूरी ओपन डिबेट हुई, ओपन बहस हुआ, लेकिन वहां पे जो है कुछ उन लोगों ने अपोज नहीं किया। तो उनकी जो गंभीरता है, उनकी जो संजीदगी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कानून ना काला है, ना किसी भी मजहब के विरोध में है और ना ही जो है इस कानून का कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है किसी की भी नागरिकता जाने के लिए। लेकिन वो चाहते हैं कि शाहीन बाग बना रहे। क्यों चाहते हैं, मैं बस 5 सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वो ये चाहते हैं, और बात करने भी कोई नहीं जा रहा है, वो ये चाहते हैं कि यहां पे जो है पुलिस जो है बच्चों पे, महिलाओं पे, औरतों पे जो है लाठीचार्ज करे और फिर उसके बाद वो लोग एक नया नैरेटिव सेट करें कि देखिए ये मोदी की पुलिस है, ये अमित शाह की पुलिस है और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ फिरोज हो रहा है। और फिर दानिश साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप की कमी है, 5000 लोगों के साथ बातचीत नहीं, मेरे ख्याल से इनका नाम दानिश है और इन्होंने बात भी बड़ी दानिशमंदी की है। इन्होंने बहुत ही इन नटशेल इस बात को बहुत कायदे से समझा दिया कि वहां लोग जमा है, ठीक है, जमा है, हम उनको हक है अपनी बात कहने का, लीगली बात कहने का हक है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इनसे कि जो इन्होंने बात कही वो लीडरशिप की कमी है, बिल्कुल सही है। उस दिन उन्होंने बुलाया अमित शाह जी ने तो 5-10 हज़ार लोग साथ चल पड़े, सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। तरीका ये नहीं होता है। मेरा ख्याल ये है कि इनको कायदे से और लीगली लॉफुल तरीके से अगर ये अपनी बात को रखें, टाइम ले, मुझे लगता है किसी ने टाइम नहीं लिया। टाइम लेने का एक तरीका होता है, चिट्ठी लिखी जाती है, मुझे पता नहीं, ऐसा सुनने में नहीं आया। अगर ये हुकूमत से बात करें, अपनी बात हुकूमत को बताएं, हुकूमत इनको समझाए, मेरे ख्याल से तरीका वही है। लेकिन सड़क को छोड़ना होगा अपने हुकूक के लिए, दूसरों के हुकूक की हक तलफी एक फिरोज बख्श साहब, जो सड़क की बात है, राहुल साहब, सड़क की बात जो आपने की, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया और 2 लोगों की, संजय हेगड़े की और उन्होंने साधना रामचंद्रन जी की एक टीम बनाई, उसके बाद उनको भेजा जायजा लेने के लिए। उस टीम ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की, नतीजा उसने ये बताया कि दरअसल मुजाहिरीन की वजह से सड़क जाम नहीं है, बल्कि पुलिस ने उसको आगे से बंद किया हुआ है, बैरिकेडिंग की हुई है। हाँ, देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि सड़क मुजाहिरीन ने रोकी है, पुलिस में, ठीक है, जो रिपोर्ट उन्होंने दे दी और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को भी सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि उन्होंने इस बात का ध्यान किया और अपने 2 इंटरलॉक्यूटर भेजे। मेरा ख्याल था कि ये शाहीन बाग के जो लोग थे, इनके लिए एक फेस सेविंग चीज थी। ये उन इंटरलॉक्यूटर्स को अपनी बात दे के, सब सलाह मशवरा करके वहां से उठ जाते, इनकी भी इज्जत रह जाती, सरकार की भी इज्जत रह जाती और सुप्रीम कोर्ट का भी जो मान सम्मान है वो भी, उसकी भी बात रह जाती। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता ज्यादा अच्छा होता। देखिए, मैं आना चाहूंगा दानिश जी जहां से कह रहे थे
मैं फिर उसी जगह से कहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं एक एक आदमी को समझाने के लिए तैयार हूं। यह मानना कि कोई अगर आंदोलन हो रहा है या कोई मांग हो रहा है, उसमें उसका लीडर ही हो। हम लोगों ने इस देश में अतीत देखा है कि जो लीडर होता है या तो उनको डरा धमका दिया जाता है या उनको खरीद लिया जाता है। एक आदमी को आप मैनेज कर सकते हैं। हाँ। ये आंदोलन की एक नई और अच्छी प्रवृत्ति है कि आंदोलन अगर बिना लीडर के हो तो उसमें सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ता है, वो लीडर को मैनेज करने का काम नहीं करती। देखिए, शाहीन बाग के आंदोलन के साथ एक ये समस्या है कि अगर वो इसी आंदोलन को अगर जो है कि वो बिल्कुल घोषित एक शांति प्रदर्शन के लिए घोषित एक जगह पे करते तो उसमें वो भी कमी नहीं होती। अब बात उठ रही है कि क्या ये 5,000 लोग वहां क्यों जाने लगे, उन्होंने कोई अनुमति ली कि नहीं ली। जो होम मिनिस्टर साहब का जो बयान था वो यही था कि एक एक को समझाने के लिए तैयार है। वो ये अपेक्षा क्यों कर रहे हैं कि वहां से कोई डेलीगेशन आए, जब उसका कोई लीडर नहीं है तो कोई डेलीगेशन कैसे आ सकता है? प्रैक्टिकली तो जायज नहीं लगता। नहीं, अरे आप जाइए, 5,000 लोगों से किस तरह से बात होगी? आप जाइए वहां कहीं पे ना कहीं जाके इस बात बातचीत को तो मानना पड़ेगा ना, जो एहतजाज था, लीडरशिप की कमी है सुप्रीम इसमें। कोर्ट ने अपने प्रतिनिधि को भेजा कि नहीं भेजा? हाँ। तो आप किसी को, आप खुद जाइए या आपके इतने सारे प्रतिनिधि हैं, किसी को भी भेजिए आप वहां पे। आप ये काम कर सकते हैं, आप जाके प्रयास कर सकते थे। थोड़ा सा रास्ता इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी दिखाया कि जाके 5,000 लोगों से भी बातचीत किया जा सकता है। परिणाम निकलना ना निकलना, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया कि उस मामले में अंततः क्या रहा चीजें, वो अब 23 मार्च को आएंगे। एक तो ये चीज है। सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, शाहीन बाग का जो मामला था वहां पे उन लोगों ने कभी भी हिंसक प्रदर्शन की किसी भी चीज को नहीं दिया, और अभी भी उस दिल्ली में जब तनाव की स्थिति रही उस पूरे मामले में उन्होंने शांति की स्थिति बनाए रखी। जबकि हम लोगों ने देखा कि कई तरह के तत्व वहां पे गए, कभी कोई गोली लेके, कोई बंदूक लेके, कुछ भी लेके पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने पूरा शांति का परिचय दिया है। ये जो मामला है इस समय, मैं दानिश जी के एक बात से तो सहमत हूं कि ये मामला है संगठित अपराध का, ये कम्युनल टेंशन का मामला नहीं है। ये उन्होंने सही चीज कहा। हाँ। कि बिल्कुल एक प्लानिंग वे में संगठित रूप से इसको अंजाम दिया गया है दिल्ली के शांति को तोड़ने के लिए। तो वो तो खैर चलिए, जांच एजेंसियां आगे जाके जांच करेंगी इसमें। लेकिन जो सवाल है, अभी भी जो चीज मुख्य मुद्दे बने हुए हैं, जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि बहुत ज्यादा भयंकर क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं अभी इस समय, उनके पास मूलभूत आवश्यकताओं की बड़ी भयंकर कमी है। वो इस मामले को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, छोटी सी एक रिफ्लेक्शन है मेरी। क्या है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप आए यहाँ पे। हाँ। और उनके आते ही सब जो है इतना यहाँ पे तबाही और बर्बादी हो गई। क्या सोचेगी दुनिया? इससे पहले भी मुझे याद है जब ओबामा आए थे, तभी भी यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा जो फसाद की सिचुएशन बना दी थी। इससे पहले शायद आई थिंक अर्ली 90s की बात है, जब क्लिंटन आए थे तो 36 सिंहपुरा एक जगह 35 जो सिख हमारे जवान हैं उनको मार दिया गया था। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे तो ऐसा लगता है जो लोग हमारे बीच में से ऐसा कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान के बारे में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान जो है ये एक दारुल अमन है, इट इज़ अ लैंड ऑफ पीस। ठीक है, तो उसको दारुल अमन ही रहने दें। ये जो सब चीज़ें हैं, हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं है। वो लोग जो इसके पीछे थे, इस कंट्रोवर्सी के पीछे थे, जो ट्रंप के आने से पहले सबोटाज किया, हिंदुस्तान की जो मट्टी पलीत कर दी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान का झंडा दुनिया में सबसे ऊपर जाके लहरा दिया। खुद भी वो मतलब प्राइम मिनिस्टर नंबर 1 बन गए, इतनी इज्जत है उनकी। सबको मलियामेट कर दिया कुछ लोगों ने। इससे बचना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। अब यह है कि द वे अहेड, द वे फॉरवर्ड, उस पर बात की जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमेशा से मिलजुल के साझा विरासत से, और जो हमारी एक गंगा जमनी तहजीब है, प्यार मोहब्बत की तहजीब है, उससे रहते चले आए। और मैं समझता हूं कि जाफराबाद में भी हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं। दुकानदार हिंदू है, मुसलमान काम करता है। हिंदू मुस्लिम यकजहती का पैगाम लगातार हमारे गेस्ट भी दे रहे हो, लगातार अजीज सलाम भी ये अपील कर रहा है। अजीज सलाम भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी के उकसावे में ना आए और माहौल को सुधारने की कोशिश की जाए। चूंकि दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद है, कई जगहों पर अभी भी लाशें निकलने का जो सिलसिला है वो जारी है। उम्मीद करते हैं कि जो तादाद है मरने वालों की वो थमेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। लौट रहा है अमन, यही उम्मीद लगातार की जा रही है। दानिश इकबाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। दानिश इकबाल साहब, क्या आपको लगता है एनएसए अजीत डोभाल का जो दौरा रहा, क्या इसके बाद लोगों को थोड़ा सुकून मिला? चूंकि उन्होंने जिस तरह से कहा कि जो हुआ भूल जाइए और आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या इस बात ने लोगों को सब्र अता किया है? देखिए अंसारी भाई, बिल्कुल हम आज मुतमईन हैं और हम सब मुतमईन हैं। आप भी देख रहे होंगे कि जो भी वहाँ से सिचुएशन अभी दिख रही है, तो इससे जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग अब जो है उन चीज़ों को भूल करके आगे निकल रहे हैं। जो हुआ उसका गम और दुख तो ज़िंदगी भर रहेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, एक गुलदस्ता है जहाँ सारे फूल एक साथ रहते हैं, आपस में भाईचारगी के साथ, अमन के साथ। लेकिन जो हो गया उसको हमको भूलना पड़ेगा और भूल करके आगे निकलना पड़ेगा। जो भी नुकसान हुए हैं, जो तशद्दुद हुए हैं, उस यादों को भूलना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है। जिन्होंने अपने बेटे को गंवा दिया, जिन्होंने अपने परिवार को उजड़ा हुआ देख रहे हैं, जिनकी दुकानें जल गई हैं, लेकिन सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है और उनको यकीन दिलाता है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति ना हो ऐसी घटनाओं का, इसके लिए हम आपको पूरा का पूरा जो है आपको हम जो है सुनिश्चित करते हैं। दूसरी बात जो है अंसारी भाई ये है कि जो शाहीन बाग का विषय है और ये सब जो आखिर हुआ है, मुझे लगता है कि जो कुछ आज इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रिय घटना हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं 2 महीने से ये जो पूरा रूमर्स, अफवाह और गुमराह हो रहा है। देखिए शाहीन बाग के जो लोग हैं, जो बहनें हैं, जो माएँ, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन उनके मंच का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया, देखिए वहाँ पे जो है आकर के मनीष अय्यर कहते हैं कि जो है मोदी कातिल है। छोटे छोटे बच्चे को कहा जाता है, मोदी के खिलाफ भड़काया जाता है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काया जाता है, उनके जहन में जो है गंदी चीज़ें और ऐसा माहौल पैदा किया जाता है। उस मंच का इस्तेमाल होता है कि आप जो है कैसे उस कानून का, जिस कानून के पीछे कोई लेना देना नहीं है, जिस कानून से किसी एक भी हिंदुस्तानी नागरिक का, एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान की नागरिकता नहीं जा रही है, नहीं जा सकती है। जहां तक बात एनआरसी का है, गृह मंत्री ने साफ साफ पार्लियामेंट के अंदर लिख करके कह दिया, क्या आपको देश के वजीर आजम पे भरोसा नहीं है? क्या आपको देश के भरोसे वाली बात यहाँ पर तब अडिग बार होती है वो कह रहे दानिश हैं। इकबाल साहब, जब डगमगाती है, जब होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो बयान है वो आपस में मेल नहीं खाते। नहीं, डगमगाते कब हैं? जब विपक्ष के लीडर, जब अपोजिशन के लीडर गुमराह पैदा करते हैं, गुमराही करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, आप आम आदमी पार्टी के उखला के विधायक साफ तौर पर कहते हैं कि इस देश के अंदर मोदी जो सरकार है वो मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, बुर्का बैन कर देगी। क्या संदेश देते हैं? क्या आप उत्तेजना करते हैं? आप दानिश साहब खाली ये बता दीजिए। नहीं, देखिए, मैं खाली यही कह रहा हूँ, ये घटनाक्रम के कितना लंबा समय हो चुका है? आपके पास पुलिस है, आखिर राहुल ओखला के उस विधायक के ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए ये सवाल बनते हैं। आप राहुल भाई, आप आज ही कोर्ट ने नोटिस भेजा है। कोर्ट ने नोटिस भेजा ना, आप अपने दिल्ली उन पुलिस की लोगों कार्रवाई में कहां नजर आ रहे हैं? उनके ऊपर देशद्रोह का धारा दर्ज कीजिए, उनके ऊपर कौन मना कर रहा है? जिन लोगों ने जो है बयान दिए हैं उन पे कोर्ट ने नोटिस भेजी है। कोर्ट ने लिया है और सर, आपने क्या एक्शन लिया है? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने जो है 125 लोगों पे चार्जशीट दायर की है, जो जामिया में जिन्होंने तशद्दुद पैदा की थी। उसमें बहुत सारे नाम हैं। जो पीएफआई का फंड आया था उसके ऊपर भी जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में उसको डाला है, उसमें भी छानबीन। देखिए आपको राहुल भाई, आपको मुद्दा उठाया आपने पीएफआई का। मैं कह रहा हूं कि आपको व्यवस्था को समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपको जांच पे भरोसा रखना पड़ेगा। जांच पे भरोसा कैसे रखें? इधर देखिए, आपने इस मामले में पहले एसआईटी में ऐसे लोगों को दे दिया, राहुल भाई, यही चुनाव आयोग ने पहले ही लिस्ट से बाहर कर दिया था, आपने जांच का काम दे दिया। आपके काम में ईमानदारी दिखनी तो चाहिए ना, कम से कम बाहर से ईमानदारी नजर तो आनी चाहिए। राहुल भाई, आपके प्राथमिक रूप से नजर नहीं आ रही आपके काम के में ईमानदारी। राहुल भाई, मैं जवाब दे दूं आपका। आप देश के संविधान पर सवाल खड़ा करते हैं, आप जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं, आप जांच एजेंसी में जो लोग राजेश देव एक बात बताइए, क्या सरकार कमीशन ने हमेशा के लिए इलेक्शन के काम से उनको जो है कि बाहर कर दिया? राहुल भाई, क्या आप सरकार को सक्षम नहीं मान रहे? क्या सरकार जो है अब आपसे और हमसे पूछ करके जो एसआईटी टीम गठित करेगी? क्या इस पे सवाल खड़ा करना, मुझे लगता है राहुल भाई, ऐसे सवाल खड़ा करना जो है संवैधानिक संस्था की जो है अपमान है। दूसरी बात, मैं जो बहुत अहम बात ये कह रहा हूं कि जो पूरा विषय हुआ, जो दंगा हुआ, देखिए जो 1947 में जो जिन्ना के विचार थे, उस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिन्ना के विचार को रिजेक्ट किया, रिफ्यूज किया और रिट्रैक्ट किया। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो जिन्ना का विचार जो है सामने आता है जब 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ होता है। ठीक है, फिरोज बख्श साहब, हटालो तब होती है। जिस तरह से दानिश साहब कह रहे थे कि गलत फहमियां दरअसल फैलाई जा रही हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हम जानते हैं कि कितना बड़ा यह ओहदा है, वो लगातार कहते हैं कि किसी भी मुस्लिम की नागरिकता नहीं जाएगी। वजीर दाखिला कहते हैं किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। वजह क्या है? जो ये लोग हैं जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, वो क्यों इसके भरोसे में नहीं आ पा रहे हैं? ये क्यों नहीं बातों को यकीन कर पा रहे हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर की हुआ?
देखिए, बहुत अंसारी साहब बहुत कायदे का सवाल उठाया है, और इस सवाल के ऊपर मैं काफ़ी कुछ कहता चला आया हूँ। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी दाना मीना हमारी कम्युनिटी है, इतनी परिपक्व जिसको हिंदी में कहते हैं कम्युनिटी है, लेकिन ये क्यों प्रोवोक किए जा रहे हैं, क्यों ये जो इनको इंसाइट किया जा रहा है, बहकावे में आ जाते हैं, भटकावे में आ जाते हैं, भड़कावे में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, बिल्कुल सही है, आपने सही बात उठाई है। प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियर कह दिया। अरे कौन सबसे बड़ा इस मुल्क का मिनिस्टर है? प्राइम मिनिस्टर है। हाँ। उसने कह दिया, आप उसको पकड़ लो, चिपट जाओ। कि आपने कहा एनआरसी तो तैयार नहीं हुआ है, एनआरसी नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। ठीक है। अच्छा, जो लोग कहते हैं एनआरसी आएगा, मान लो, मैं आपकी बात मानता हूं कि होम मिनिस्टर ने कहा, अमित शाह जी ने, एनआरसी तो आएगा। अच्छा, उन्होंने डेट बताई है कि ये अभी आएगा, अप्रैल में आएगा, मार्च में आएगा, या 2 साल? देखिए, ये लिस्टें हर मुल्क में बनाई जाती हैं। कोई भी लिस्ट हो, पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ ऐसे आप जाके नहीं रह सकते, लिस्ट उनकी भी है। ये लिस्टें बन जाएंगी, एनपीआर बन जाएगी, और ये ख्वाह मख्वाह मुसलमानों के कंधे पे ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं बंदूक तान रहे हैं। अभी दानिश ने किसी लीडर का नाम भी लिया था, और भी बहुत से लोग हैं, और ऐसे लोगों के भड़कावे में आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक, हमारा जो स्टेट है आसाम का, उसकी शहरक को काट देंगे, हमें 5 लाख या 5,000 लोग दे दो, हम ये कर दें। ऐसे लोगों के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। मुस्लिम कौम, अल्लाह का शुक्र है, देशभक्त है। मुसलमानों का खून, मुसलमानों की कुर्बानियाँ, हमारी जो ज़मीन है, हिंदुस्तान की मिट्टी है, इसमें दुनिया जानती है इस बात को। ठीक है। तो अगर ऐसे लोग जो देशभक्त हैं, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो भड़कावे में आ जाएं, भटकावे में आ जाएं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कौम समझ जाएगी कि इनको किस तरीके से बतौर वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है, और इनको भटकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है, सुनिए, हिंदुस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं है। अगर आप इस मुल्क को सीरिया बनाना चाहते हैं, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान या आप ईरान या आपका पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो मुझे अफसोस है, हम इसको ऐसा नहीं बनने देंगे। देखिए, कोई यहाँ पे, मैं तो फील्ड में जा रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता बिल्कुल जमीन की तरह टिकी हुई है। इसलिए दिल्ली जितनी एक तरह से जो प्लान था दिल्ली को जलाने का, वो प्लान उस रूप में सफल नहीं हुआ है। अभी भी मैं मानता हूँ कि अमन लौट रहा है, नहीं, अमन वापस आ रहा है, लेकिन एक तरह से जो सरकार की मंशा है उसके ऊपर जरूर दिख रहा है। और जो एक तरह से जिस तरह से होम मिनिस्ट्री को चलाया गया है इस बीच में, और जो पुलिस की जिस तरह से रिस्पांस एकदम त्वरित तौर पे, जो जैसा हम लोग पहले देखते थे, नहीं हुआ है, ये सवाल उठता है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब भी अमेरिकी कोई राष्ट्रपति आता है, भारत में घटनाएं अलग अलग घटती रही हैं। इस बार भी था यहाँ पे कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, और दिल्ली को काफी हाई अलर्ट पर रखा गया था। तो फिर सवाल ऐसा उठता है कि उस हाई अलर्ट के दिल्ली में ऐसी घटना कैसे घट गई फिर? चूंकि तो इसलिए सवाल ये उठता रहता है कि आखिर इस दिल्ली में वो घटना उस समय में कैसे घटी, जब दुनिया के सबसे बड़े, एक तरह से हम लोग स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव वाला देश है। तो इन सब मामलों पे बहुत ठंडे दिमाग से सबों को काम करना पड़ेगा। आक्रोश छोड़े, आपसी भाईचारा पे ध्यान दें। नेता आएंगे जाएंगे, आपस में मिल के रहें, देश को तरक्की पे आगे बढ़ाएं। ये भी ध्यान में रखें कि जब हम लोग आपस में इन मामलों में उलझे हुए हैं, जीडीपी के नए आंकड़े जारी हुए हैं, वो अभी नीचे गए। मैं बार-बार वही मैं कह रहा हूं कि आपको उन मुद्दों से, जिन मुद्दों के लिए हम लोगों को संघर्ष करना चाहिए रोजगार के लिए, वैसे मुद्दों से हटा के हम लोगों को आपस में आपसी तनाव में जनता को उलझाने का भी प्रयास हो रहा है। तो इससे सतर्क रहे, मजबूत होकर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़े थे, राहुल लाल साहब हमारे साथ जुड़े थे, और दानिश इकबाल साहब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे थे। लोग चर्चा सिर्फ इसी बात ही कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में तशद्दुद फैला है, अब बस किया जाए, जो लोगों के मरने की तादाद है वो कम हो, और जो जिंदगी है एक बार फिर से दिल्ली वालों की पटरी पर लौट सके। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।